राम राम दोस्तों, कैसे हैं? आशा है सभी लोग आप लोग अच्छे ही होंगे, है ना। कल अपन ने पाषाण युग के बारे में जानकारी ली, पूछा। आज अपन आद्य इतिहास यानी सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी लेंगे। सिंधु सभ्यता को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। प्रश्न से संबंधित जितने भी जो परीक्षा उपयोगियों में आते हैं उनसे संबंधित अपन आद्य इतिहास को सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता या हड़प्पा कालीन सभ्यता, इस पर आज विस्तृत चर्चा होगी। तो जो अपन ने इससे पहले पाषाण युग पढ़ा था, उसमें जब ताम्र पाषाण काल आता है तो उसी की कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि पे सिंधु सभ्यता का उद्भव धीरे धीरे होना चालू हो जाता है। आद्य इतिहास, इसको आद्य इतिहास इसलिए कहा गया है क्योंकि इस समय पे जो हमारे लिए लेख प्राप्त हुए हैं वो भाव चित्रात्मक हैं। भाव के माध्यम से सिर्फ समझ सकते हैं, उसको हम पढ़ नहीं सकते, एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि ये किस तरीके से है। इस समय जो हमें लिपि प्राप्त हो रही है उसको भाव चित्रात्मक लिपि ही कहा जाता है, जो कि दाईं से बाईं लिखी जाती थी पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं, या फिर पहली पंक्ति में बाईं से दाईं या दूसरी पंक्ति में दाईं से बाईं लिखी जाती थी। और इसमें जो है वो इस प्रकार के चित्र हुआ करते थे, जैसे कहीं मछली बनी है या फिर कोई वृक्ष बन गया या फिर ऐसा आयताकार बॉक्स बन गया, इस प्रकार की ये भाषा थी। तो उसको समझ पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, तो इसलिए हम इसको बहुत चित्रात्मक लिपि कहते हैं। अब इस इतिहास के बारे में और जाना जाए। ये जो सिंधु सभ्यता है ये उस समय तत्कालीन रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जिसे हम आधुनिक रूप से इराक कहते हैं, उसके समकालीन थी, उसी से संबंधित थी और उससे इनका व्यापार भी चला करता था। ऐसा अनुमान हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ की जो मोहरें हैं उन्हीं का बेलनाकार रूप, बेलनाकार शब्द याद रखना आता है क्वेश्चन, बेलनाकार रूप कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया से भी मिल रहा है। इसमें एक शब्द जो कि परीक्षाओं में कईयों बार पूछा गया है जिसका अर्थ है मेलुआ, ये दरअसल एक व्यापारी वर्ग था। ऐसा अनुमान लगाते हैं कि ये जो है ये लोथल के आसपास इस स्थान पे रहा करते थे और ये व्यापार में डायरेक्ट तो शामिल नहीं थे, लेकिन व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो नाविक टाइप थे वो यही मेलुआ थे, जिनका आगे चलकर नाम एक मलेक्ष नाम भी पड़ गया। इस प्रकार से मेलुआ शब्द आता है। तो हमारी ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, ये मेसोपोटामिया के नज़दीक है। हालांकि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है जिसे हम सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं वो ग्रामीण है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी सभ्यता ये सिंधु घाटी सभ्यता थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता के एक अच्छे होने का और नगरीकरण होने का ये भी है क्योंकि इसके बाद की जो सभ्यता है वैदिक सभ्यता, वो टोटल ग्रामीण ही सभ्यता है, ग्रामीण पे आधारित है, लेकिन ये नगरीय सभ्यता पे आधारित है। ठीक, नगर और ग्राम में तो आप अंतर जानते ही हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर है। अब इसके नाम बहुत अलग अलग प्रकार से हुए, इसका उद्भव कैसे हुआ इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी देते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें जितने भी पुरातात्विक स्थल हैं या जो नगर खोजे जा रहे हैं वो सिंधु घाटी के आसपास हैं। पहला तो सिंधु घाटी पे ही खोजा गया हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पे, लेकिन अधिकतम जो स्थल है वो सिंधु घाटी और उसके आसपास के क्षेत्रों में है। दूसरा, जैसे सैंधव सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि सैंधव जो है वो घोड़े का पर्यायवाची है और घोड़े के अस्थि पंजर काफी मात्रा में यहाँ पे मिल रहे हैं, इसलिए सैंधव सभ्यता भी कहा गया। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि सबसे प्रथम शहर हड़प्पा ही था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। एक और नाम आता है कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि इसके पहले जो है पत्थरों का उपयोग हो रहा है, बीच में तांबे का प्रयोग, लेकिन जब ये सभ्यता आती है तो इन्होंने तांबा और टिन से मिश्रित धातु कांस्य का निर्माण कर लिया और कांस्य से बने हुए पूरे औजार मूर्तियां यहाँ पे हमें प्राप्त हो रही हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता इसीलिए इसको कहा जाता है। कांस्य जो है वो तांबा और टिन का एक मिश्रित रूप है जो कि बहुत जल्दी पिघलता है, पिघलने के बाद किसी भी सांचे में बहुत जल्दी पिघल जाता है और जब ये कड़क होता है तो तांबे से अधिक मजबूत भी होता है। तो हम ये मान सकते हैं कि उस समय पे वो लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खोज करते रहे होंगे, प्रौद्योगिकी पे ध्यान देते रहे होंगे, तो इस प्रकार ये सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहलाती है। इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग में 2400 से 1700 ईसा पूर्व के आसपास है। सर्वमान्य इसकी जो तिथि है वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। कई किताबों में 2400 है, कई किताबों में 2500 भी आ जाता है, लेकिन जो सही इसका आंसर है वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ये कई बार क्वेश्चन आता है तो उस पर याद रखिएगा, इसी को आप देख करके आइएगा। ठीक है, अब ये जो सभ्यता इसको देखा जाए, ये एक त्रिभुजाकार सभ्यता थी। यहाँ से देखिए आप, त्रिभुज का निर्माण होगा, इस प्रकार से ये जो सभ्यता है वो त्रिभुजाकार की सभ्यता थी। 12 लाख, लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर के आधार पे है। उत्तर से दक्षिण देखा जाए तो लगभग 1400 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम देखा जाए तो 1600 किलोमीटर पे है।
ये सभ्यता फैली हुई है। जब इसमें खुदाई की गई, खुदाई के बाद तो जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के पश्चात जो सर्वाधिक पुरास्थल इसके खोजे गए हैं वो गुजरात में खोजे गए हैं। कहाँ? गुजरात में। ये क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। गुजरात शब्द की कईयों परीक्षाओं में आया है, क्वेश्चन यही बार बार रिपीट होते रहते हैं ना। सबसे ज्यादा स्थल कहाँ खोजे हैं? स्वतंत्रता पश्चात गुजरात में। स्वतंत्रता से पहले देखा जाए तो पाकिस्तान वाले पूरे क्षेत्र में अधिकतम थे। ठीक है, अब बनाते हैं। अब इसकी शुरुआत में आते हैं कि इसकी खुदाई वगैरह कैसे हुई। सर्वप्रथम देखा जाए तो 7वीं शताब्दी की बात है। उस समय पे लोगों को घर बनाने के लिए उनको ईंटों की आवश्यकता थी। 7वीं सदी की बात बता रहा हूँ। बात है पंजाब वाले क्षेत्र की, इस वाले क्षेत्र। तो इस समय पे उनको आवश्यकता पड़ी ईंटों की, है ना। तो उन्होंने मिट्टी खोद के और ईंटें बनाने की कोशिश की। तो जब उन्होंने मिट्टी खोदी इसी वाले क्षेत्र में तो उन्होंने देखा कि यहाँ अपने आप ईंटें आ रही हैं। तो उस समय उन लोगों ने अनुमान लगाया कि शायद कोई दैवीय चमत्कार हो, ये ईंटें एकदम से कैसे निकल रही हैं। इस तरीके से वहाँ से ये सर्वप्रथम हुई। लेकिन चूंकि उस समय कोई ऐसी आधिकारिक आदमी नहीं थे, ना ही ऐसी कोई बात थी, तो उस समय ये वाली बात ज़्यादा ध्यान में नहीं आती। लेकिन जब हम कुछ समय और आगे बढ़ते हैं तब 1826 में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को देखा और इसकी बात कहीं ना कहीं अपने अधिकारियों से चर्चा में लाए। 1856 में कनिंघम ने इसको देखा और 1856 में देखने का एक कारण और था। लॉर्ड डलहौजी का उस समय पे शासनकाल था। तब कराची से लाहौर की तरफ रेलवे लाइन डल रही थी। इस रेलवे लाइन के डलते समय में क्या हुआ कि उन्होंने पाया, रॉबर्ट बंधुओं ने, कि हम लाइन खोदते जा रहे हैं और ये पूरी ईंटों की दीवार जैसी निकलती हुई जा रही है। तब उन्होंने समझा, पहले तो उन्होंने उसकी खुदाई कर दी, कुछ दूर तक बहुत ज़्यादा खुदाई भी हुई है उसमें, उन्होंने पहले खुदाई कर दी। लेकिन फिर उन्होंने पाया कि यार ये तो कोई एक अलग, एक सभ्यता ही अलग निकल आई, एक नगर टाइप का निकल आया। वहाँ से फिर उन्होंने जानकारी दी और 1861 में पुरातात्विक विभाग की स्थापना होती है। कब? 1861। इसको याद रखिएगा, पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब हुई? 1861 में। ठीक है। फिर 1902 की बात है, लॉर्ड कर्जन आए। लॉर्ड कर्जन के समय में सर जॉन मार्शल को पुरातात्विक विभाग का प्रमुख बना दिया गया। ठीक है। और इसी समय पे 1921 में राय बहादुर शाहनी ने हड़प्पा सबसे पहले नगर को खोजा। ये हड़प्पा कहाँ पे था? ये हड़प्पा था रावी नदी के तट पे। कहाँ पे? रावी नदी के तट पे। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लगभग में देखा जाए तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चहुंदड़ो, धौलावीरा, सुरकोटिया, कालीबंगन, बनमाली, ये सभी स्थल हैं। इन सभी स्थलों में सर्वप्रथम खोजा गया जो नगर था वो था हड़प्पा, जो कि रावी नदी के तट पे है। हम गलती से इसे सिंधु नदी के तट पे लगा के आते हैं, ये गलत है। ये रावी नदी के तट पे खोजा गया। हाँ, उसके बाद फिर जो मोहनजोदड़ो आया उसको राखलदास बनर्जी ने 1923 में खोजा, जो कि सिंधु नदी के तट पे था। उसके बाद फिर ये खोजते हुए चले गए, जैसे कोटदीजी आ जाता है, जैसे फजल अहमद ने खोजा, चाहुंदड़ो आ जाता है। इस प्रकार से ये सब चलते रहते हैं। तो चाहुंदड़ो हो गया, कोटदीजी हो गया, है ना, सुतका गेंडोर हो गया, ये सुतका गेंडोर बंदरगाह था, लोथल जो कि एक बंदरगाह था, है ना, आलमगीरपुर, ये सब। अब इसमें देखा जाए तो सबसे उत्तर का जो क्षेत्र देखा जाए जहाँ तक सिंधु सभ्यता का विस्तार है, तो सबसे ऊपर में जम्मू कश्मीर के पास मांदा, ठीक उत्तर दिशा में। पश्चिम दिशा में देखा जाए तो बलूचिस्तान के पास में और थोड़ा पीछे को चला जाए तो सुतका गेंडोर है दास नदी के तट पर। सुतका गेंडोर दास नदी के तट पर। दक्षिण में दाइमाबाद, ये गोदावरी जो नदी है उसके तट पर है। और पूरब में आलमगीरपुर, चिन्नाव नदी के आसपास में ये क्षेत्र है। तो यहाँ तक ये सभ्यता विकसित रही होगी। हालांकि इसके आगे भी खोजी जा सकती है, शायद हो, लेकिन हमें पता नहीं। अभी तक जो खोजा गया है वो इस तरीके से खोजा गया है। ठीक है। अब इनके हम अब थोड़ा कार्बन पद्धति C14 के बारे में देख लिया जाए। ये क्या है, क्योंकि इसी के माध्यम से इसकी आयु जो है आयु का निर्धारण किया गया था। ये कार्बन C14, दरअसल ये C14 है क्या? इसका जो आविष्कार था वो VFVP ने किया था। VFVP एक अंग्रेजी वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इसका आविष्कार किया। ये किसी भी जीव में, मनुष्य में या फिर पेड़ पौधों में या जीवाश्म में उनकी आयु का निर्धारण करते हैं। इसको हम कार्बन डेटिंग पद्धति कहते हैं। दरअसल होता क्या है, पूरे वायुमंडल में कार्बन के ये जो C14, C12, C16 ये तत्व मौजूद होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं जब जीव जीवित होता है तो उनमें अवशोषित होते रहते हैं। जीव के समाप्त हो जाने के बाद इनका अवशोषण बंद हो जाता है, तो इनकी कुछ मात्रा जीव के अंदर होती है और इन्हीं की मात्रा के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि ये वस्तु कितनी पुरानी है। कैसे? मान लीजिए कोई जीव समाप्त हुआ, उसमें C14 अंदर है। अब उसकी जब आधी लाइफ हो जाएगी C14 की, तो हम समझ जाएंगे कि ये
जो उसकी आधी लाइफ से अनुमान लगा लेते हैं किसकी C14 की, कि ये कितने साल का है। इसकी जो आधी लाइफ होती है, मतलब कि आधा जीवन काल होता है C14 का, वो होता है 5763 वर्ष लगभग, इतना होता है। ये इसका इसकी आधी जिंदगी होती है। इसी में 2 का गुणा कर दो तो पूरी जिंदगी, इसके बाद फिर C14 समाप्त हो जाता है उसके शरीर से। इस प्रकार से अनुमान लगाया जाता है। तो इसी के अनुसार अनुमान लगा के कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया गया कि ये सभ्यता जो है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच की थी। ठीक, अब अपन आते हैं इस सभ्यता के बारे में, जानते हो कैसा क्या गया था। ये जो नगर हैं इनको अपन बाद में पढ़ेंगे। इसके पहले इसकी और विशेषताओं के बारे में देखा जाए, ये कैसा क्या था। सबसे पहले इसके जीवन की अपन चर्चा करते हैं, इनका जीवन कैसा था। सबसे पहले आते हैं अपन सामाजिक जीवन पे। तो जो सेंधोवासी हैं, सिंधु सभ्यता के हड़प्पा के लोग हैं, इनका सामाजिक जीवन कैसा था। इनका जो जीवन था उसमें देखा जाए तो कुलीन वर्ग है, एक धनी वर्ग है, एक निम्न वर्ग है, एक शासक वर्ग है। शासक वर्ग जो शासन करते होंगे, कुलीन वर्ग जो कहीं ना कहीं पैसों से काफी मजबूत रहे होंगे, है ना। और एक ऊपर कुलीन का मतलब एक तरीके से होता है उच्च वर्ग। इस प्रकार से ये समाज कहीं ना कहीं 4 या 5 भागों में विभक्त था, मुख्यतः 4 भागों में विभाजित था। हालांकि इनमें दूसरे भी भाग आ जाते हैं, जैसे कि शिल्पी, है ना, व्यापारी, औद्योगी आदि, इस तरीके से काफी सारे लोग आ जाते हैं। लेकिन मुख्यतः ये 4 भागों में ही विभाजित था। हालांकि यहाँ वो व्यवस्था नहीं है जो वर्ण क्रम वाली व्यवस्था है, जो वैदिक काल में आएगी, वो अवस्था एक अलग है। यहाँ पे सिर्फ इतना अनुमान लगाया जाता है। देखा जाए तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। शाकाहारी का भी उपयोग कर रहे हैं, मांसाहारी का भी उपयोग कर रहे हैं। महिलाएं साज सज्जा आभूषण इनकी ज्यादा प्रेमी है, क्योंकि आभूषण काफी मात्रा में मिले हुए हैं। आभूषणों में नक्काशी बहुत अच्छी है, ये माना जाता है। और इन्होंने जो छोटे छोटे अगर देखा जाए तो हथियार बनाए ना, हथियारों से ये माना जाता है कि युद्ध से परिचित थे। लेकिन उस समय कोई भारी युद्ध हुआ इसके अभी तक कोई भी प्रमाण नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे युद्ध के लिए जो प्रयोग में छोटे छोटे औजार हैं या घर के प्रयोग में औजार हैं, वो औजार तो मिल रहे हैं, लेकिन ये अभी तलवार से परिचित नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, इम्पोर्टेंट है। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे। एक तो युद्ध का पूरा वर्णन नहीं है कि कोई महत्वपूर्ण युद्ध हुआ हो यहाँ पे। दूसरी बात, ये तलवार से बिल्कुल परिचित नहीं, तो तलवार के बारे में ये बिल्कुल भी नहीं जानते। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। ये लोग अगर देखा जाए तो सूती और ऊनी वस्त्रों दोनों का उपयोग कर रहे हैं। सूती भी है, सूती से अब हम अंदाज लगाएंगे कि कहीं ना कहीं अगर सूती वस्त्रों का उपयोग है तो कपास की खेती की जा रही होगी, तो कपास की खेती हो रही है, सूती वस्त्र है। ऊनी वस्त्रों से हम लगाते हैं कि कहीं ना कहीं भेड़ भी रही होंगी, क्योंकि ऊन वहीं से प्राप्त होता है। तो सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र आदि इस समय पे काफी ज्यादा प्रयुक्त थे, है ना। अब अपन देखते हैं इनका धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन इनका किस प्रकार था। धार्मिक जीवन में देखा जाए तो ये लोग जो प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं थीं उनके अधिकतम पूजक थे, जैसे कि लिंग पूजा, वृक्ष पूजा। ऐसा अनुमान हम इसलिए लगाते हैं कि कईयों मोहरें हड़प्पा में ऐसी मिली हुई हैं जो ये बताती है कि माता के गर्भ से पेड़ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, तो यहाँ से क्या पता पड़ा कि ये मात्र सत्तात्मक समाज है। दूसरी बात, ये लोग प्रकृति से संबंधित वस्तुओं की पूजा पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वृक्ष पूजा, सर्प पूजा, लिंग पूजा आदि, इन सभी पूजाओं पे इनका विशेष ध्यान है। इनका कलात्मक जीवन कैसा था। ये लोग अगर देखा जाए तो इनके रहने का जो जीवन है वो सौंदर्यता पे ना आधारित होकर उपयोगिता पे आधारित है। इस बात की चर्चा हम नगर नियोजन से भी देख सकते हैं, क्योंकि नगर जो है वो सुंदर तो हैं, पर सुंदरता से ज्यादा वो कितने उपयोग के हैं, इन्होंने इस पे बल ज्यादा दिया। तो ये लोग सौंदर्य की जगह उपयोगिता पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये भी इनकी एक विशेषता है ना। आर्थिक जीवन देखा जाए तो इनके आर्थिक जीवन का जो मुख्य जो आधार है वो देखा जाए तो कृषि और व्यापार दोनों ही है, लेकिन व्यापार अधिक मात्रा में, क्योंकि व्यापार से कहीं ना कहीं इनको कच्चे माल की अगर प्राप्ति करनी है तो व्यापार जरूरी है। इसका अंदाज हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस समय पे जितने भी जो इनके जो नगर हैं वो नदियों के किनारे पे हैं या फिर समुद्र के किनारे पे हैं, ये देखिए आप, तो यहाँ से व्यापार सुगमता तरीके से हो सकता है, नाव के माध्यम से, है ना। तो इस बात से हम ये अंदाज लगाते हैं कि कहीं ना कहीं इनका व्यापार काफी था। कृषि भी होती थी, वो भी इनका आधार था, लेकिन व्यापार इस समय पे ज्यादा हो रहा है। दूसरी बात,
आर्थिक जीवन में और देखा जाए कि जो सामान लेन देन की प्रक्रिया विशेष कोई मुद्रा नहीं है इस समय पे। एक मुद्रा आएगी जो वैदिक काल में होगी, जो कि निष्क और शतमान है ना। तो उसकी अपेक्षा यहाँ पे वस्तु का विनिमय काफी किया जा रहा है, मतलब कि गेहूं आप हमें दे दो, हम आपको चावल लिए दे रहे। इस प्रकार वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। कोई विशेष मुद्रा नहीं है, कोई सिक्के नहीं है, इस टाइप की कोई जानकारी इस काल में हमको नहीं प्राप्त होती है। अब आता है नगर नियोजन। सबसे महत्वपूर्ण है नगर नियोजन। अब इस नगर नियोजन पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि इस पूरी सिंधु सभ्यता को इस नगर नियोजन से ही अच्छे से समझा जाता है। क्या है नगर नियोजन? नगर नियोजन ऐसा था कि इन्होंने जो नगर बनाए हुए थे, चाहे वो धोलावीरा हो, हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी का उस समय पे प्रयोग किया था। सबसे पहली बात, यहाँ की जो सड़कें हैं वो समकोण पे एक दूसरे को काट रही हैं, 90 अंश पे। ये एक महत्वपूर्ण है, वरना आप देखते हो ग्रामीण सभ्यता में जो गलियाँ हैं वो टेढ़ी मेढ़ी ऐसी जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो समकोण पे एक दूसरे को काट रही है, पहली बात। दूसरी, इन्होंने ड्रेन पाइपों का उपयोग किया। बरसात के समय पे जब ऊपर पानी गिरता होगा तो जो छत में पानी गिर रहा है वो ड्रेन पाइप के माध्यम से कहीं ना कहीं नीचे चला जा रहा है। और उन्होंने ईंटों, पत्थरों, इनको जोड़ने के लिए मिट्टी और जिप्सम का उपयोग किया, जो अभी तक भी जुड़े हुए हैं। तो उस समय पे आप देखिए कि सीमेंट नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसे किसी मलबे का या ऐसे कोई पदार्थ का आविष्कार कर लिया जिससे इन सबको जोड़ा जा सके। ये थी। अब नगर नियोजन में सबसे महत्वपूर्ण है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। हालांकि इसकी अपन चर्चा भी बाद में करेंगे, पहले बता दूं मोहनजोदड़ो में जैसे कि स्नानागार है, अन्नागार है। स्नानागार भी अपने आप में, अन्नागार एक बहुत बड़ा स्थल है जहाँ पे अन्न को रखा जाता था, है ना। तो इसका नगर नियोजन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इनके जो पूरे नगर हैं वो कहीं ना कहीं दुर्ग से, प्राचीर से, बड़ी बड़ी दीवारों से घिरे हुए हैं। जिनका पश्चिमी स्थल है जो कि दुर्ग से है, और जो उनका पूर्वी स्थल है जो कि नीचे वाला स्तर है वो एक पूरी प्राचीर से घिरा हुआ है। और सामने जो है वो किला है, वो किला जो है वो चबूतरे के ऊपर हुआ करता था। इसमें भी उसी जिप्सम का उपयोग किया गया है। अंदर इनमें बहुत अच्छे महल टाइप के ऐसे बनाए गए हैं। हालांकि सुंदर उतने नहीं हैं, लेकिन उपयोगिता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक, इस प्रकार से इनका नगर नियोजन था। अब अपन आते हैं इनके जो महत्वपूर्ण शहर हैं उनके पास में आते हैं और उनको देखते हैं क्या क्या है ना। अगर एक क्वेश्चन काफी इसमें आता है सिंधु घाटी सभ्यता में कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कहाँ पे खोजे गए थे स्थल, तो गुजरात में खोजे गए थे, है ना। अपन आते हैं, सबसे पहले आते हैं हड़प्पा। 1921 में राखलदास बनर्जी के द्वारा इसको खोजा, वो दयाराम साहनी के द्वारा इसको खोजा गया। हड़प्पा में हमें सबसे पहले तो मोहर मिली है एक श्रृंगी पशु। एक पशु है जिसकी एक सींग है, इस प्रकार की मोहर रही होगी। इसकी एक सींग है, इस प्रकार से बना होगा, इस प्रकार से। तो एक श्रृंगी पशु, ध्यान देना, आता है क्वेश्चन। एक श्रृंगी पशु की मोहर हड़प्पा से प्राप्त हुई है। एक और मोहर वहाँ पे प्राप्त हुई है जहाँ पे हम देखते हैं कि एक माता जी लेटी हुई हैं और उनके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है ना। तो यहाँ से ये अनुमान लगाया जाता है कि ये जो पूरा समाज है वो मात्र सत्रात्मक है। आज का समाज कैसा है? पुरुष प्रधानता। आज के समाज में अगर हम देखेंगे तो पुरुष की प्रधानता ज्यादा है, लेकिन उस समय पे सिंधु घाटी सभ्यता में माता की पूजा बहुत ही ज्यादा की जाती थी और वो एक मात्र सत्रात्मक था। इतिहास में दो ही ऐसे काल हैं जहाँ पे मात्र सत्रात्मक है, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता और जब अपन आगे पढ़ेंगे तो सातवाहन में आएगा। लेकिन सातवाहन में भी कहीं ना कहीं ऐसी बात नहीं मिलती जो सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है। तो सातवाहन, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सातवाहन की मात्र सत्रात्मक समाज सिंधु सभ्यता के अलावा और कौन सा था, तब वहाँ सातवाहन ऑप्शन में आएगा तो आप सातवाहन लगा सकते हैं। इस प्रकार से तो एक मोहर मिलती है, ठीक है। अब हड़प्पा में जो शव हैं उनको दफनाने की प्रक्रिया है, ताबूत मिला है वहाँ पे, तो हड़प्पा में शवों को दफनाया जा रहा है। और मोहनजोदड़ो जो अपन दूसरा नगर है ये बनाएंगे, वहाँ पे शवों को जलाने की व्यवस्था है। इसके अलावा हड़प्पा में शंख का बैल मिला हुआ है, शंख का बैल है, पीतल की गाड़ी है, मजदूरों के आवास हैं। एक बात और महत्वपूर्ण है, यहाँ पे युग समाधान मिला है। युग मतलब कि शायद वो पति पत्नी रहे हों, जो कंकाल मिले हैं वो एक साथ दफन है, पति पत्नी रहे हों या फिर दोस्त लोग रहे हों। इस तरीके के जो युगल समाधान है वो हमें हड़प्पा में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। दूसरा नगर था मोहनजोदड़ो जो 1923 में राखलदास बनर्जी ने खोजा। इसके बारे में देख लिया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात कि पूरी सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। दूसरी बात, भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। ये क्वेश्चन अभी कुछ पहले ही परीक्षा में आ चुका है। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? राखीगढ़ी। वो कहाँ पे? भारत में सबसे बड़ा।
पूरी सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो है। ठीक, अब मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? सबसे पहले तो स्नानागार, इसके बारे में सुन लिया जाए। स्नानागार जो है वो 12 मीटर लंबा है, 7 मीटर चौड़ा है और 3 मीटर गहरा है। 3 मीटर का मतलब देखिए मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है। मोहनजोदड़ो को एक तो मृतकों का टीला कहा गया है। मृतकों का टीला इसलिए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे मृतकों के शव मिल रहे हैं, पुराने कंकाल टाइप के। यहाँ की सबसे बड़ी इमारत जो है वो है अन्नागार, मतलब जहाँ पे अन्न को लाया जाता होगा या अन्न को रखा जाता होगा। सबसे बड़ी क्या है? अन्नागार, जहाँ से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं व्यापार हो रहा है। व्यापार के माध्यम से गेहूँ, चावल, ये सब यहाँ पे लाए जाते हैं। दूसरी है स्नानागार। स्नानागार जो है वो इस तरीके से बना हुआ है कि 12 मीटर तो वो लंबा है, लगभग 11 पॉइंट कुछ है, 7 मीटर चौड़ा है और 3 मीटर लगभग वो गहराई में है। ये है यहाँ का स्नानागार। इसकी एक खास बात है कि इसके चारों ओर देखा जाए तो सीढ़ियाँ उतरने के लिए बनी हुई हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और आसपास में जो है वो कक्ष टाइप के बने हुए हैं, जो ऐसा अनुमान लगाया जाता है या तो वस्त्र बदलने के लिए बने होंगे या फिर नहाने के बाद आदमी इनमें अनुष्ठान या पूजा वगैरह किया करता होगा। इस प्रकार हमारे लिए मोहनजोदड़ो में ये चीज़ें मिली है। मोहनजोदड़ो में एक और बात है, एक सील मिली है। सील मतलब एक शील पे पाशुपति नाथ की मूर्ति है जो कि बैठे हुए हैं। एक मुख बना है, ऊपर 3 सींग बने हुए हैं। इस प्रकार से एक पाशुपति नाथ की मूर्ति जो है, जो सील पर बनी हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। इसको बहुत अच्छे से करना कि कहाँ से क्या क्या प्राप्त है। आप इसमें कोई ना कोई ऐसी ट्रिक लगा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए स्नानागार है, बगल में अन्नागार बना दिया, वहीं पे एक सील रख दिया जिसमें पाशुपतिनाथ जो हैं, जिनके 3 सींग निकले हुए हैं। ये पाशुपतिनाथ उस समय पे लगाया जाता है, जो रुद्र रूप है शंकर भगवान का, उससे लगाया जाता है। नर्तकी की मूर्ति यहाँ से मिली है। कंफ्यूजन में आदमी आया था, हड़प्पा की जगह मोहनजोदड़ो लगाएगा, मोहनजोदड़ो की जगह हड़प्पा लगाएगा, है ना। इसीलिए अपन को ये देखना कहाँ क्या है। शवों को जलाना, अब देखिए एक बात ध्यान देना, शवों को दफनाना जहाँ पे हड़प्पा में था, वहीं पे शवों को जलाने की जो प्रक्रिया है वो मोहनजोदड़ो में है। इसके अलावा वहाँ 26 नरकंकाल और भी मिले हुए हैं, जिन पे कहीं ना कहीं तीर के या तलवार के घाव के निशान हैं। कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाला सांड जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पूजनीय था, क्योंकि सांड के भी अस्थि पंजर भी मिले हैं। दूसरी बात, यहाँ की मोहरों में कुबड़ वाले सांड को काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। इसके अलावा पुजारी की एक मूर्ति मिली है। ये पुजारी की जो मूर्ति है, इसको हम पुजारी कह लें या पुरोहित वर्ग कह लें, जो पूजा पाठ वगैरह उस समय करवाया करते थे। प्रारंभ में मैंने बताया था कि ये जो है वो 4 भागों में विभक्त था, है ना। उस 4 भाग में यही जो एक था वो पुजारी या पुरोहित के रूप में था। और मातृ देवी की मूर्तियाँ, चूँकि जो हड़प्पा काल में मिल रही हैं, उसी प्रकार मातृ देवी की मूर्तियाँ, जो कि टेराकोटा जो मिट्टी है उसकी बनी हुई हुआ करती थी। छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं और छोटे छोटे पत्थरों पे ये है। तो ये मातृ देवी, यहाँ से भी हम समझते हैं कि मातृ सत्रात्मक रहा होगा। अब बनाते हैं कालीबंगन पे। कालीबंगन से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? कालीबंगन का अर्थात है काली चूड़ियों से। यहाँ पे काली चूड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिली। दूसरी बात, यहाँ जुते हुए खेत जो है उसके प्रमाण मिले हैं। जब खुदाई हुई होगी तो खेत जो जुता हुआ होगा उस समय पे, तो उसके हमको प्रमाण मिल रहे हैं। ईंट जो यहाँ पे मिल रही हैं वो कच्ची ईंटें हैं और ईंटों पे नक्काशी बहुत अच्छी है। ये देखिए जिस प्रकार से ये बना हुआ है, ये नक्काशी है, थोड़ा जूम करके देखिएगा। और यहाँ से अग्निकुंड मिला है। इस अग्निकुंड की जो विशेषता है वो ये है कि ये अग्निकुंड 7 वेदिकाओं पर बना हुआ है। जैसे आपने देखा होगा अग्निकुंड इस प्रकार से 1, 2, 3 इस प्रकार से 7 वेदिकाओं पर बना हुआ है। घोड़े के अस्थि पंजर तो मिल ही रहे हैं, क्योंकि ये सुरकोटरा से, कालीबंगन से मिल रहे हैं घोड़े की। ठीक है, अब इसकी एक बात और है, कालीबंगन जैसे कि पूर्व में मैंने बताया आपके लिए कि ये जो है पश्चिमी सिरा जो कि किले से घिरा हुआ है, निचला सिरा प्राचीर से घिरा हुआ है। तो कालीबंगन में जो है वो निचला सिरा पूरा घिरा हुआ है, काहे से? किले से निचला सिरा। और बाकी उसमें निचला सिरा नहीं घिरा था, सिर्फ ऊपर वाला सिरा ही किले से घिरा था। लेकिन कालीबंगन में निचला सिरा भी है और लोथल में चारों ओर से वो घिरा हुआ है। ठीक, इसको आप विशेष याद रखना। लोथल में दीवार चारों तरफ है, कालीबंगन में निचला सिरा जो है वो चारों ओर से घिरा हुआ है और बाकी जो शहर हैं वो ऊपर वाले किले से, उनका पश्चिमी सिरा ही घिरा हुआ है। यहाँ से कालीबंगन से चूड़ियाँ भी हैं। सिलबट्टा याद रखिएगा, सिलबट्टा है। मनके तो लगभग सभी जगह से हैं, कालीबंगन से भी है। राखीगढ़ी से क्या मिला है? राखीगढ़ी से भी हमारे लिए दुर्ग यानी किला मिला है और उसी प्रकार से घिरा हुआ स्थान मिला हुआ है। और जो दुर्ग प्राचीन है वो ऊंचे चबूतरे में, सभी की जगह सभी में ऊंचे चबूतरे पर ही दुर्ग को बनाया जाता था। राखीगढ़ी से भी हमको अग्निवेदिका मिली हुई है। अब ये जो राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी से मिली हुई है ना, धौलावीरा से
जल निकास की पद्धति बहुत अच्छी है ना। और धौलावीरा की एक बात और थी कि यहाँ पे अंतिम संस्कार अलग अलग जगह पे हुआ है, मतलब कि शवों को जला भी रहे हैं और दफना भी रहे हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये हमें कहाँ से मिली हैं? धौलावीरा से। इस धौलावीरा को याद रखना। ये धौलावीरा यहाँ पे गुजरात के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पे ये धौलावीरा है ना। बनवाली से हमें हल मिला है, वो भी गाय का मिट्टी से बना हुआ हल मिला है। उसको पका दिया गया होगा, इसीलिए वो इतने दिनों तक सुरक्षित भी रहा। इस प्रकार से वहाँ से हमको मिट्टी का एक हल प्राप्त हो रहा है। अब अपन कुछ और बातों को देख लिया जाता है, और बातों को देखते हैं। तो सर जॉन मार्शल मैंने बताया था, भारतीय पुरातत्व विभाग के उस समय प्रमुख तो थे ही। 1924 में उन्होंने इसकी पूरी तरीके से घोषणा कर दी थी। ये परीक्षा की दृष्टि से अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, है ना। इसमें ग्रीड पद्धति को अपनाया गया है नगर नियोजन में, और जो तौल की इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी। कैसे 16 के अनुपात में थी तौल की इकाई? जैसे आपने देखा होगा 1 रुपये में 4 आने होते हैं, 4 चौके 16। इस प्रकार 16 की अनुपात थी। वस्तु विनिमय में भी 16 के अनुपात, मतलब इस समय पे उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ गणित का उपयोग भी किया है ना। बहुत और ये लोग मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। किसका प्रयोग? शहद का उपयोग करते थे। तलवार से परिचित थे नहीं ये। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये लोग जो है इस समय पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति दोनों इस समाज में प्रचलित थी। इनका जादू टोनों पे विश्वास होता था। ऐसा यहाँ पे जो ताबीजें वगैरह मिल रही हैं, ताबीजें, इन सब चीज़ों से लगाया जाता है कि ये जादू टोनों पे भी विश्वास किया करते थे। वृक्ष पूजा हो रही है ना, प्राकृतिक पूजा हो रही है, सर्प की पूजा हो रही है, ये सब इनकी धार्मिक इनकी चीज़ थी, उन सब को ये बताया जाते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं इस जो पूरी सभ्यता है इसका पतन किस प्रकार से, क्योंकि इसके बाद में वैदिक सभ्यता आएगी। और वैदिक सभ्यता जो है वो पूरी तरीके से ग्रामीण सभ्यता है, और वैदिक सभ्यता में आर्य आ गए थे। अब इस बात पे बहुत ध्यान रखना, एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे शुरुआत में बतानी थी भूल गया, उस पर ध्यान दीजिए कि इस सभ्यता का विकास कैसे हुआ था, मतलब उद्भव कैसे हुआ था, या कौन लोग थे जिन्होंने इसका उद्भव किया। तो इसमें जो सर्वमान्य मत है वो थे भूमध्य सागरीय या द्रविड़ लोग। भूमध्य सागरीय या द्रविड़ लोग, भूमध्य सागरीय या द्रविड़ लोग, ये जो लोग थे इन लोगों ने सभ्यता का विकास किया था। द्रविड़ लोग भूमध्य सागरीय भारत के मूल निवासी थे। द्रविड़ यानी दक्षिण की तरफ से जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं द्रविड़ लोग थे, इन्होंने इसकी। अब जब इन लोगों ने सभ्यता का पूरा विकास किया, ठीक है, उद्भव हुआ, और आर्य जो आएंगे वो बाद में आ रहे हैं वैदिक सभ्यता में, जिनका आक्रमण होता है, ऐसा कई इतिहासकारों ने कहा है। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इस सभ्यता का निर्माण भी आर्यों के द्वारा ही हुआ। आर्य उससे और पहले आ गए थे और उन्होंने सभ्यता का निर्माण किया। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा में जिसको सही आंसर लगाया जाता तो वो भूमध्य सागरीय और द्रविड़ लोग थे। ठीक, अब इस सभ्यता के पतन के बारे में हम देखते हैं कि सभ्यता का पतन, इतनी अच्छी सभ्यता और इतना नगरीय विकास एकदम से पतन कैसे हो गया, ये आश्चर्य की बात है। इसमें सभी इतिहासकारों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। परीक्षा में सही इसको माना जाता है कि इसका जो पतन है वो बाढ़ के कारण हुआ है, जिसको मार्शल और SR राव ने प्रतिपादित किया है कि ये बाढ़ से हुआ। क्यों? क्योंकि आप जितने भी इन क्षेत्रों को देखेंगे ये कहीं ना कहीं नदी के आसपास में, पहली बात। दूसरी बात, नदी में बाढ़ आई, बाढ़ की वजह से ये जितने भी शहर वगैरह थे ये सब डूबते हुए चले गए और इसका एक पतन हो गया। एक ये बात। दूसरी बात क्या है, कुछ जो इतिहासकार हैं वो ये बोलते हैं कि प्राकृतिक परिवर्तन हुआ, जलवायु में परिवर्तन हुआ, नीचे की धरती ऊपर उठी और वो पूरी चीज़ें जमीन में समा गई, बाद में फिर खुदाई के माध्यम से हमको ये सब प्राप्त हुई। ऐसा भी मत है कई इतिहासकारों का, है ना। जो बाढ़ से पतन है उसको मानते हैं मार्शल और SR राव। विदेशी आक्रमण मानते हैं मार्टिन व्हीलर। इन्होंने वही प्रतिपादन किया जो भी मैंने आपको बताया था कि आर्यों का आक्रमण हुआ। इन्होंने ये ऐसे लगाया कि आर्यों का जब आक्रमण होता है तो उसमें एक नाम आता है इंद्र। इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, यानी किलों को ध्वस्त कर देने वाला। इंद्र का पर्यायवाची पुरंदर भी होता है। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने ऋग्वेद जो है अपना उससे लिया, ऋग्वेदिक से लिया, और वहाँ से उन्होंने एक कल्पना की कि शायद वो लोग आए हों, उन्होंने इस पूरे शहर को तैनात किया हो और उसके बाद फिर अपनी सभ्यता का विकास किया हो। तो ये भी एक अंदाज लगाया जाता है। लेकिन
इसको भी पूर्णतः खारिज कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक और मत दिया था कि मोहनजोदड़ो में 26 नरकंकाल मिले हुए हैं जो कि युद्ध के माध्यम से मारे गए हैं, क्योंकि उनके शरीर में घाव हैं। लेकिन और इतिहासकार कहते हैं कि आप ये बताएं कि केवल 26 नरकंकालों से हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि इतना युद्ध हुआ हो और 26 आदमी मारे गए हों, पूरी सभ्यता नष्ट हो गई हो। इसलिए इसका सबसे प्रमुख कारण बाढ़ से ही पतन बताया गया। इस प्रकार से ये सभ्यता समाप्त होती है। और सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 90% मैंने बता दिया, 10% में इसलिए नहीं कहता क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आगामी समय में अपडेट होता रहता है। इसीलिए कोई भी टॉपिक हो वो 100% कभी नहीं हो सकता, सिर्फ वो 90% या 95% ही हो सकता है। ठीक है। इसके बाद जब अपन पढ़ेंगे तो अपन आएंगे पुरातात्विक, वो साहित्यिक स्रोत, इतिहास को जानने के स्रोत, इस पर आएंगे। हालांकि वो टॉपिक इतिहास में सबसे पहला वाला टॉपिक है, लेकिन चूँकि पाषाण युग और सिंधु घाटी युग, ये दोनों ही, इनमें हमें कोई साहित्यिक प्रमाण नहीं मिला, लिखावट के रूप में कुछ हमें मिला नहीं। हम सिर्फ पुरातत्व के जो पत्थर हैं या जो मूर्तियां हैं, इनसे ही एक अंदाज लगा रहे हैं। इसके आगामी जो काल आएगा उसमें हमें साहित्यिक भी मिले हैं, साहित्य मिले हैं, किताबें मिली हैं, है ना, वेद मिले हैं। तो उनके माध्यम से राजाओं की वंशावली क्रमानुरूप से, क्रम अनुसार एकदम अच्छी तरीके से है ना। तो अपन अब टॉपिक आएगा इसके बाद में, जो वीडियो बनाएंगे अपन, वो बनेगा अपना इतिहास को जानने के स्रोत, और उसके बाद फिर आएंगे अपन वैदिक काल में। ठीक है दोस्तों।